ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिया खान। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखेंगे आगरा शहर की सुर्खियां। धर्मांतरण मामले के आरोपी नंद किशोर पर बढ़ी इनामी राशि, पुलिस ने 82 की कार्रवाई के लिए कोर्ट से की गुजारिश। धर्मांतरण मसले पर भाजपाई मिले डीआईजी लक्ष्मी सिंह से विपक्षियों पर लगाया फिजा खराब करने का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग। गरीब बेसहारा लोगों को सर्दी से मिलेगी जल्द राहत, प्रदेश सरकार ने जारी किया बजट, मिलेंगे कंबल। और महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस पर उठे सवाल, आगरा पुलिस ने लिया सबक, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स का होगा सत्यापन। गरीब और बेसहारा लोगों को सर्दी से राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने जारी किया बजट, जिससे आगरा का प्रशासन पूरे जिले में कंबल बांटने का काम करेगा। जिलाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि बढ़ती सर्दी के चलते आम जनमानस परेशान है। उनके मुताबिक शहर में अलाव और रैन बसेरों पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि जनता को अधिक से अधिक राहत दी जा सके। मौसम के अचानक बदले मिजाज ने गरीब और मजलूम लोगों के साथ बड़ा अन्याय कर दिया, जो संसाधनों के अभाव में हाड़ कपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं और प्रकृति के इस क्रूर मजाक से बचने का उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन प्रदेश की समाजवादी सरकार को शायद उनकी सुध ही नहीं आई है और बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए उसने कंबल बांटने के लिए जिलेवार बजट जारी कर दिया है। आगरा के डीएम पंकज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जल्दी ही गरीबों को कंबल भी बांटे जाएंगे, साथ ही अलाव और रैन बसेरों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। कंबल के पैसे भी आ चुके हैं हमारे पास और अब वो कंबल हमारे पास आ रहे हैं। विदिन हम शुरू कर देंगे उसको बांटना। ये है कि थोड़ा ठंडी ठीक से हो जाए दोस्तों, हम बांटें तो कंबल अब बांटना शुरू हो जाएगा। शनिवार सुबह हुई बारिश के बाद बड़ी सर्दी से गरीबों का हाल बेहाल है। इसके चलते आगरा के एसएसपी शलभ माथुर ने आईएसबीटी और एसएन पर गरीब और बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किए। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का कहर बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह बारिश के बाद सर्द हवाएं चल रही हैं, जिससे शाम को कड़ाकेदार ठंड हो जाती है। फुटपाथ पर सोने वाले गरीब और असहाय लोगों का इस समय बुरा हाल है। इसके चलते रविवार रात को डॉक्टर अजय अग्रवाल के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कंबल बंटवाए गए। कई जगहों पर बंटे ये कंबल लोगों के चेहरे की खुशी बयां कर रहे थे। ये 2 दिन से जो शीतलहर चल रही है आगरा शहर के अंदर, इस चक्कर में हमने गरीबों के लिए कंबल का बांटने का वितरण करा है। जो हमारे कप्तान साहब हैं पुलिस के नेतृत्व में आज हमने कंबल बांटे हैं और हमारा ये प्रोग्राम 4 दिन चलेगा। हमारा पुलिस के नेतृत्व के द्वारा ये है कि एक तो क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की अवलोकन भी हो जाएगा और साथ साथ में गरीब जो खाने बदोशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको कंबल मिलके जो शीतलहर जो चल रही है उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आगरा में कई केंद्रों पर संपन्न हुई पुलिस भर्ती परीक्षा, जिसमें थाना जगदीशपुरा के अंतर्गत ईश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज में एक मुन्ना भाई परीक्षा देते पकड़ा गया। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। फिलहाल पुलिस इस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। ये घटना रविवार की है। एक परीक्षार्थी विकास के नाम पर परीक्षा दे रहा था। परीक्षा थी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती की, जिसमें पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि उसका नाम ललित है और वो हाथरस जिले का रहने वाला है। सर एक दोस्त था, उसका भाई था। जो कौन था सर? तुमने कितने रुपए लिए? कुछ नहीं लिया सर मैंने कुछ नहीं। तो फिर किसी जब तुम जानते हो ये अपराध है, तुम पेपर दे रहे थे किसी और की जगह बैठ के? आज जो आरक्षी भर्ती की मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा थी, उस दौरान ईश्वरी प्रसाद आदर्श इंटर कॉलेज नगला जीता थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति जिसका नाम ललित कुमार था, जो हाथरस का रहने वाला गया था, उसको पकड़ा गया है, जो कि एक दूसरे परीक्षार्थी के जगह पर बैठ के परीक्षा लिख रहा था। उसने बताया कि वो बुलंदशहर निवासी विकास के नाम पर परीक्षा दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने ललित को मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर ली है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों हुए टैक्सी ड्राइवर द्वारा एक युवती के रेप के मामले में एक बार फिर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में आगरा पुलिस ने सबक लेते हुए सभी ऑटो टैक्सी ड्राइवरों का सत्यापन किया। ताजनगरी आगरा पर्यटन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ हर रोज देशी विदेशी सैलानी आते हैं, जिसमें महिला पर्यटकों की संख्या भी अच्छी खासी होती है। ऐसे में आगरा पुलिस ने ऑटो और टैक्सी चालकों का पुलिस सत्यापन करने का फैसला लिया है।
इसके बाद महिला अपराध पर होने से रोक लग सकेगी, ऐसा मानना है आगरा पुलिस का। आगरा के पर्यटन व्यवसायी पुलिस की इस मुहिम को बेहतर मान रहे हैं। हम लोग आगरा में जितने ऑटो चालक हैं, सिटी बस चालक हैं, उनके कंडक्टर हैं, ऑपरेटर हैं, इसको वेरीफाई कराएंगे, सभी का सत्यापन कराएंगे। आरटीओ से हम उसकी पूरी डिटेल ले रहे हैं, उनके मालिकों का नाम पता, उनके ड्राइवरों का, उनके चालकों का वेरिफिकेशन कराएंगे। नगर निगम में लगातार सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के चलते निगम में अब अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी का असर भी महसूस होने लगा है, जिसे देखते हुए नगर आयुक्त ने शहरी विकास मंत्रालय में नए अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने को पत्र लिखा है, ताकि निगम के लंबित पड़े कामों को निपटाया जा सके। शहर की सफाई करने वाले कर्मचारियों की कमी से पहले से जूझ रहा नगर निगम अब अपने अधिकारियों की कमी से भी लगातार जूझ रहा है, जिसके चलते निगम में इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कहीं फाइलें अटकी पड़ी हैं तो कहीं फाइलों पर हस्ताक्षर न होने से विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते पार्षद भी चक्कर लगा कर अब हारने लगे हैं। साथ ही एकमात्र बचे उप नगर आयुक्त अनिल कुमार पर फिरोजाबाद के एक मामले में निलंबन की तलवार लटकी हुई है, जो कभी भी गिर सकती है। ये देखते हुए नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह पर काम का बोझ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए नगर आयुक्त ने शासन को निगम में अधिकारियों की कमी से एक बार फिर अवगत कराते हुए नए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पत्र लिखा है, ताकि लंबित पड़े कामों को समय से निपटाया जा सके। गौरतलब है कि निगम के सबसे अनुभवी माने जाने वाले अपर नगर आयुक्त केपी त्रिपाठी और मुख्य अभियंता धर्मवीर गुप्ता के जाने के बाद से लगातार निगम में अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसका असर सीधे विभाग पर पड़ रहा है, जिसके बाद एक ही अधिकारी को कई विभाग भी संभालने पड़ रहे हैं। बहरहाल नगर आयुक्त के खत लिखने के बाद कब तक नए अधिकारी निगम को मिल पाते हैं और अधूरे पड़े काम कब तक पूरे हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मौजूदा समय में शहर में छाया धर्मांतरण का मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक दलों ने जिसे तिल से ताड़ बना दिया है। ऐसा लगता है कि किसी की सोची समझी रणनीति को ध्यान में रखकर इसे अंजाम दिया जा रहा है। बहरहाल मसला चाहे जो भी हो, मगर देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाना किसी भी हद तक उचित नहीं ठहराया जा सकता। आगरा में धर्म बदलने को लेकर उठे सियासी तूफान की चर्चा चारों ओर हो रही है। देश के हर कोने से इस प्रकरण पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और मतांतरण के बाद कुछ समय बाद ये पश्चाताप होता है कि हमने गलत मतांतरण कर लिया है। फिर उसको लगता है कि हमें घर वापस आना चाहिए, और अगर वो अपने घर वापस आ रहा है, उसका हृदय कह रहा है कि नहीं अब मुझे अपने घर वापस आ जाना चाहिए, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, संविधान सम्मत है। किस्म का लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन कराया गया है, और इससे भी और इसके साथ साथ अति गंभीर बात यह है कि हमें यह भी जानकारी मिली है कि अलीगढ़ के अंदर भी तो इसी किस्म का ये लोग प्रयास इसी महीने के आखिर में करने वाले हैं, और वहां पर जो क्रिश्चियंस लोग हैं, ईसाई लोग हैं, तो उनका भी ये धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि ये इस मामले को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। हालांकि सरकार यही कहेगी कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन माननीय उपसभापति जी मैं ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि यदि जबरन धर्म परिवर्तन का ये जो मुहिम छेड़ी है, ये खास तौर से आरएसएस और उनके सहयोगी संगठनों ने, और यदि इसको नहीं रोका तो पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाएगा और देश के अंदर हाहाकार मच जाएगा। ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, ये सेंट्रल का। पहले मायावती जी वहाँ सरकार में थी, अभी मुलायम सिंह जी सरकार में है, उनको करना है। ये राज्य के कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, केंद्र से इसका कोई मतलब नहीं। इस तरीके की बातें जो हुई, गुमराह करके लोगों को गलत बातें बताकर उनको जो है धर्म परिवर्तन का जो ये करवाने की जो मांगी, इसकी पूरी की पूरी खंडन इस हाउस में होनी चाहिए, और सरकार को यहाँ पे आकर जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री साहब को ये निर्देश आप दे, चेयर में बैठ के आपको देना होगा कि प्रधानमंत्री आकर ये बात को स्पष्ट करे। राजनीतिक दलों की दखलंदाजी ने इस मामले को और तूल दे दिया है। सच
साथ पैसे पिलाने के। कितने लोग हैं लगभग इस पर? 250-300 बच्चा मिला के। नहीं कोई पैसा दिया नहीं, हमारा अपना मर्जी से हम कर रहे हैं। धोखा से हमारा ये हुआ, मन में हमारा इच्छा में गया नहीं उसमें। हम तो मुसलमान धर्म रखता है, जिसमें आज कोई भी दल पीछे नहीं दिखाई दे रहा। सपा, बसपा और कांग्रेस जहां जबरन धर्म बदलवाने के आरोपों के साथ भगवा ब्रिगेड पर हमलावर हैं। ज्यादातर जो सांप्रदायिक ताकतें हैं तो उनका हाथ नजर आता है और ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। अब जानकारी इस पर करेंगे और इस पर जो भी कानूनी उस दायरे में आएंगे उसके खिलाफ। हाँ, तो उस पर वो जानकारी कर। आपराधिक जुर्म के भागीदारी कोई भी हो, किसी दल के व्यक्ति क्यों ना हो, अगर ऐसा हुआ है तो उस पर माननीय गृह मंत्री जी को, राज्य मंत्री जी यहाँ मौजूद है, उनको बयान देना चाहिए। उसके बारे में सरकार का क्या मत है? तो वहीं केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी बचाव पक्ष की भूमिका में दिखाई दे रही है। हिंदू थे और कोलकाता के रहने वाले, तो ऐसी स्थिति में वो फिर पुराने अपने घर में आ गए, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये उनका मामला है। पहले वो हिंदू थे, क्यों गए मुसलमान बने, फिर क्यों हिंदू बने, तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा उपसभापति जी आपसे अनुरोध है कि किसी भी संगठन का नाम तो लिया गया है, विशेष तौर से आरएसएस खाया जाए, सस्पेंड किया जाए और जो भी कार्रवाई है वो स्टेट गवर्नमेंट को करना है। घर वापसी वाला है तो स्वेच्छा से बिना दबाव के घर वापसी का हम स्वागत करते हैं और ये घर वापसी का सिलसिला जारी रहना चाहिए। धर्मांतरण के पक्षधर हम नहीं हैं। धर्मांतरण पर सख्त कानून बने, इसके पक्षधर भारतीय जनता। हालांकि धर्मांतरण के नाम पर लगी ये आग इतनी बड़ी नहीं थी कि इससे पूरा देश झुलस जाए, मगर कुछ पार्टियों की स्वार्थी राजनीति ने आग में घी का काम कर दिया और उनकी भड़काऊ बयानबाजी के बाद देश का सियासी पारा अचानक गर्म हो गया। धर्म में पुनः वापसी की है। इनके परिवार के लोग करीब 25-30 साल पहले या उससे भी पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन अभी इन लोगों के पूरा समझ में आया है कि हिंदू धर्म में ही इनके हित सुरक्षित हैं और इसी कारण से इन सभी लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी बातें की, जिसमें मुसलमानों को एकदम पूरे आगरे के अंदर, एक जो है पूरे आगरे के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात की खबर फैली, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो है इन्होंने एक प्लानिंग बनाई है हिंदू बनाने की, मगर इनकी प्लानिंग जो पूरी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी सरकार है तो क्या है, मगर देश का मुसलमान इस चीज को जानता है, अपनी जान दे देगा। मुसलमान कभी हिंदू नहीं हो सकता। आज उन लोगों ने पढ़ी थी, हम लोगों ने भी साथ में पढ़ी थी। नमाज के बाद जो दुआ मांगते हैं तो हमारे हिंदू भाई भी उसमें दुआ में शामिल हो गए थे। वो दुआ तो अल्लाह से, ईश्वर से मांगी जाती है, वो भी मांग रहे थे। उन्होंने भी अमन चैन और शांति की प्रार्थना। बुराइयों को अपनाते हैं, अच्छाइयों को नकारते हैं। ऐसे लोगों को डरा धमकाकर, धर्म परिवर्तन कराकर, वो देश के अंदर जो एक भाईचारा, प्यार और मोहब्बत है, उस भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सोच लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक लोकतंत्र दुनिया का ऐसा देश है जहाँ पे हर समाज के लोग रहते हैं, हर जाति विशेष के लोग रहते हैं और उनमें आपस में भाईचारा। लेकिन शायद किसी ने गौर करने की जरूरत नहीं समझी, आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। बिना वजह इस मसले को इतना तूल क्यों दे दिया गया। वो सचमुच उन गरीबों के सच्चे हितैषी हैं या इसके पीछे कोई और मकसद है। इस खबर को देखने के बाद शायद ये धुंधली तस्वीर कुछ साफ नजर आने लगे। दरअसल इस मुद्दे के उछालने और भाजपा की किरकिरी कराकर एक और तो ये दल बीते लोकसभा चुनाव की खींच निकाल रहे हैं, जिसमें भाजपा ने इन्हें चारों खाने चित कर दिया था। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव आहट ने भी इन्हें एंटी बीजेपी मूवमेंट के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि श्री राम के पुजारियों ने इन्हें बैठे बिठाए ही एक मुद्दा दे दिया है। दूरगामी सोच के साथ जिसे भुनाने में ये दल कोई कसर नहीं छोड़ रहे और जनता की आंखों पर चढ़े नरेंद्र मोदी के चश्मे को उतार फेंकने के लिए सुनियोजित तरीके से भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। यहाँ ये बात कहकर भाजपा का समर्थन करना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश में मजहब को राजनीति का आधार बनाने की छूट किसी को नहीं है। इस न्यूज के जरिए उन सभी दलों को हमारी ये नसीहत है कि धर्म और जाति की ओछी राजनीति से ऊपर उठकर
देश के विकास की लड़ाई लड़ें और समाज के उत्थान की होड़ करें। देश में पहले से ही समस्याएं कुछ कम नहीं थी, जो धर्मांतरण के प्रकरण ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया। जिन दलों का गठन देश को, समाज को तरक्की देने के लिए हुआ था, वो आज मौका परस्ती से जूझ रहे हैं। दलगत राजनीति ने राष्ट्र को इस मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है कि वो दूसरों के घरों में लगी आग से अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रीय एकता को इससे बहुत बड़ा आघात पहुंच रहा है, जिस ओर ध्यान दिया जाना भी बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन नीरज वर्मा के साथ दीपक राज, ताज न्यूज, आगरा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरन पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 साई आशा प्रॉपर्टीज, एडीए अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, एडीए हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। इसी एकता के मंत्र को लेकर के ये देश आगे बढ़े। साइकिल भी सस्ती कर दी। अच्छा, कईयों की चुनाव ऐसे हैं जिसमें टैक्स कमी नहीं कर सकते। मैं केवल मंत्री पद से नहीं, सांसद से भी इस्तीफा दे रहा हूं। संगठन जो है अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं, पार्टी का नहीं विरोध कर रहे। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर बार आपके सामने एक ऐसे ज्वलंत विषय को लेके आते हैं जिस पे आप भी मजबूर होते हैं विचार करने को और हम भी मजबूर होते हैं उस विषय को चुनने। क्या हम देशभक्त हैं? प्रश्न के साथ साथ बहुत बड़ा एक विचार मंथन हमें करना है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मंथन में, जो देश के किसी भी कोने पे, चाहे खेत में, खलिहान में, चाहे रेलगाड़ी में, अपने अपने कर्म को अनुशासन से क्रियान्वित कर रहे हैं। क्या वो भी देशभक्त हैं?
रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल द्वारा पंचम विशाल निशुल्क पौरुष ग्रंथि ऑपरेशन तथा अन्य कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। ये जानकारी सोमवार को संस्था के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। इस आयोजन में वरिष्ठ जनों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। रेस्पेक्ट एज इंटरनेशनल गत 4 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों के सेवार्थ निःशुल्क प्रोस्टेट का परीक्षण एवं शल्य चिकित्सा तथा नेत्रों का परीक्षण एवं ऑपरेशन का आयोजन करता रहा है। इस वर्ष पौरुष ग्रंथि के परीक्षण एवं ऑपरेशन के साथ साथ 2 अन्य कैंपों का भी आयोजन 19 दिसंबर से पुष्पांजलि हॉस्पिटल में किया जा रहा है। ये जानकारी सोमवार को संस्था के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। साथ ही कान, नाक एवं गला का परीक्षण और जिन वरिष्ठ नागरिकों को सुनने में दिक्कत है उनको श्रवण मशीन निःशुल्क प्रदान की जाएगी। विशेषज्ञ द्वारा इस कैंप में लोगों का परीक्षण किया जाएगा। कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर BD अग्रवाल ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान तथा उसके बाद जो भी दवाइयों की आवश्यकता होगी वो प्रदान की जाएंगी। ये इंटरनेशनल संस्था जो हमारी है ये वृद्धों के कल्याणार्थ काम करती है और ये 50 साल पुरानी संस्था है और इसके बैनर तले हम 4 वर्ष से प्रोस्टेट के ऑपरेशन जो सीनियर सिटीजन है उनके फ्री करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो अब तक हम पिछली बार आई का भी कैंप लगाया था, उसमें भी हमने जो भी ऑपरेशन हुए थे और जो चश्मा वगैरह जो भी था वो फ्री किया था। इस बार हमने 4 कैंप लगा रहे हैं, आई का भी लगा रहे हैं, दांतों का भी लगा रहे हैं और नाक कान का भी लगा रहे हैं। मशीन, सुनने वाली मशीन भी फ्री देते हैं। शिविर के लिए पुष्पांजलि हॉस्पिटल के सहयोग से ये पिछले 4 वर्षों से हो रहा है, ये 5वां वर्ष है। तो जैसे 4 हमारी सेवाएं इसमें होंगी, ENT की, दांतों की, बुजुर्गों से संबंधित जो प्रॉब्लम है उसी के लिए तरीके की हम सेवाएं प्रस्तुत करते हैं। दांतें उनके बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, वो बनवा नहीं पाते, चबाने में बहुत दिक्कत होती है और रोग लग जाते हैं। ऐसे ही उनके कान से सुनाई नहीं देता और उनको कान में मशीन के लिए हम लोग मशीन भी देंगे, इस तरीके की ये है। भतीजी और भतीजों को स्कूल से अपहरण कर भतीजों की निर्ममता पूर्वक हत्या के आरोपी चाचा ताराचंद को अदालत ने दोषी ठहराया है। अपर जिला जज नरेंद्र कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी चाचा को आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र से संबंधित है। थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले के अनुसार मुकदमे के वादी देवी सिंह अपनी पत्नी व 3 बच्चों के साथ लक्ष्मीपुरम अलबतिया में किराए पर रहता था। वादी का पुत्र राहुल, अंकित एवं पुत्री अंजलि राजश्री इंडियन पब्लिक स्कूल विनयनगर आगरा में पढ़ते थे। 7 मार्च 2013 को तीनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। छुट्टी होने पर वादी बच्चों को लेने स्कूल गया तो पता चला कि तीनों बच्चों को उसका भाई ताराचंद पुत्र राम भरोसी निवासी डॉकी अपने साथ ले गया है। बच्चों के देर शाम तक घर वापस न आने पर वादी ने संभावित स्थानों पर तलाश की, मगर वादी को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। पुलिस द्वारा बच्चों की तलाश भी की गई। कुछ दिनों बाद बच्चों की जंगल में लाश बरामद हुई, जिसमें वादी की पुत्री मरनासन हालत में मिली। वादी ने अपने भाई ताराचंद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया है। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला जज नरेंद्र कुमार सिंह ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसे आजीवन कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना, 50,000 वादी को मिलेगा, 50,000 सरकार को। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना हेतु चल रहा आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेने जा रहा है। बारहवें दिन दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं का क्रमिक अनशन जारी रहा। वहीं अधिवक्ताओं ने आंदोलन को जोर देने के लिए ग्राम प्रधान व जिला पंचायत सदस्यों को जोड़ा जा रहा है। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना के लिए वकीलों का आंदोलन विभिन्न राजनीतिक दलों, शैक्षिक संगठनों, सामाजिक संगठनों के समर्थन में गति पकड़ने लगा है। शनिवार को खंडपीठ स्थापना के लिए 14वें दिन क्रमिक अनशन दीवानी स्थित सभागार में जारी रहा। वहीं उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने के लिए ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यों को जोड़ने के काम में लगे हुए हैं। 19 दिसंबर को दिल्ली प्रधानमंत्री निवास पर होने वाले प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वहीं सोमवार को दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं का क्रमिक अनशन जारी रहा। साथ ही दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा शहर के अन्य क्षेत्रों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस आंदोलन से लोगों को जोड़ा जा रहा है। चरम सीमा पर चल रहा है और 19 तारीख को जो आंदोलन होने जा रहा है, जो हम सांसद को खेलने के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, इसमें अधिवक्ताओं की छोटी छोटी टोलियां बनाकर तहसीलों में भी गई हुई हैं और व्यापारी मंडल से भी जुड़ रहे हैं। सभी
छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर 19 तारीख को हम लोग दिल्ली पे आंदोलन कर। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।